चलो तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। काफी हद तक ये वाला पार्ट आप कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, क्योंकि ये वही है जो फोर्स और एनर्जी में रिलेशन है रफली। याद करिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या था। वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय फोर्स F डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी यू, ये था रिलेशन। अब जरा यहां देखिए कि फोर्स क्या है, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑन 1 कूलम। Q का मल्टीप्लाई किया तो टोटल फोर्स QE, F को इससे रिप्लेस किया। और U क्या है, QdV। V क्या था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q इंटू V। तो du क्या है, Q इंटू dV। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम हो गया। अब Q काट दू तो ये रिलेशन E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस dV। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, या हम इसी को E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज का स्लोप का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में गिरेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा और अच्छे से। जैसे पोटेंशियल अगर होता 3x² वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करो तो कितना आया, 6x। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। यूनिट की बात करें तो मैं सीधे वोल्ट पर मीटर लिख सकता हूं, वोल्ट पर मीटर। लेकिन ये नेगेटिव वेक्टर किस डायरेक्शन में है, तो अंडरस्टूड है ये एक्स पे डिपेंडेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है। तो ये ध्यान रखिएगा, वोल्टेज अगर एक्स का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में आएगा। और किस डायरेक्शन में, माइनस 6x। और जरा फील करते हैं इस चीज को, 3x² है। देखें x इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कितना है, 0। x इक्वल टू 1 पे वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट। x इक्वल टू 3 वोल्ट। x इक्वल टू 2 पे कितना है, 12 वोल्ट। तो वोल्टेज इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। 1 पे देखिए 3 वोल्ट, फिर यहां देखिए 12 वोल्ट। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज इस तरफ बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी। तो जिस तरफ पोटेंशियल घटेगा, इधर जाने पे घट रहा है, इधर जाने पे घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ठीक है, और सही बात है, माइनस 6x आई कैप। जब x पॉजिटिव है तो माइनस 6 है, 6x है, नेगेटिव है तो प्लस 6x है। एक्चुअली कहा जाए तो हम इसी से थोड़ा और समझ सकते हैं कि ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी ऐसा होना था। कैसे, देखिएगा, ये x इक्वल टू 0 है। अब मैं यहां x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, 5 वोल्टेज की वैल्यू लिखता हूं। 0 पे वैल्यू 0, 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 पे 27, 27 वोल्ट, 4 पे 48 वोल्ट, 5 पे 125 वोल्ट। अब देखिए यहां 1 मीटर जाने पे 3 वोल्ट का चेंज आया, यहां 1 मीटर जाने पे 9 का चेंज आ गया, यहां 1 मीटर जाने पे 15 का चेंज आ गया। मतलब जो चेंज आ रहा है वो बड़ा आता जा रहा है। यहां डेल्टा V की वैल्यू 3 वोल्ट है, यहां डेल्टा V 9 वोल्ट है, यहां डेल्टा V 15 वोल्ट है, यहां डेल्टा V 11 कितना है, 21 वोल्ट, अप टू सो ऑन। चेंज इन पोटेंशियल आगे जाने पे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि डेल्टा V बाय डेल्टा X की वैल्यू यहां कम है, यहां ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। लेकिन वोल्टेज ऐसा नहीं है कि सीधे 1 पे चेंज हुआ है या सीधे 2 पे चेंज हुआ। वोल्टेज हर इंस्टेंट पे बदल रहा है। तो कायदे से आपको अगर किसी X पे चाहिए होता तो आप क्या करते, X से X प्लस dx के बीच का वोल्टेज देखते। x पे वोल्टेज कितना आता, 3x² वोल्ट। इस पे कितना आता,
3x प्लस dx का होल स्क्वायर वोल्ट। तो यहां डेल्टा v की वैल्यू कितनी है इन दोनों का डिफरेंस? x प्लस dx का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। इसमें बाइनोमियल लगा दो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस, ठीक है, या मैंने आपको कहा था ये कुछ और नहीं, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर लिखा है। तो ये कितना बना? 6x dx। नहीं आ रहा समझ में तो इसको खोल के देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस dx का होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3x स्क्वायर। ये टर्म तो कट गया, ये निगलेक्ट हो गया, बचा क्या? 6x dx और डेल्टा x। लेकिन हम अगर डेल्टा v बाय डेल्टा x निकालें तो कितना आता? 6x dx बाय dx। कट गया, आंसर आया 6x। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड dv बाय dx नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस dv बाय dx है, तो माइनस 6x। अब ये आई कैप का रोल क्या है? ये बता रहा है कि हम मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। हम मूव dx डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये जो चेंज आया वो dx डायरेक्शन में आया। dx मतलब आई कैप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ये फॉर्मूला आपको फील करना पड़ेगा कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वोल्टेज तेजी से अगर बदल रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और जिस तरफ वोल्टेज घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला हमारा E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप एक्स कंपोनेंट। लेकिन यहां हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए वोल्टेज पिछला ही लिख रहा हूं 3x स्क्वायर वोल्ट, ये लिखा था, मतलब वोल्टेज y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वोल्टेज z पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब y डायरेक्शन में जाने पे वोल्टेज नहीं बदल रहा है, z डायरेक्शन में जाने पे भी वोल्टेज नहीं बदल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो y डायरेक्शन में है ना z डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव करने पे पोटेंशियल बदल जाए इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में। यह बिल्कुल काफी हद तक ग्रेविटी की तरह है। जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसका मतलब ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी बदलती है, मतलब ग्रेविटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ये फील किए कि ये क्या चीज है। तो यहां अब समझने की कोशिश करिए, y और z नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो कंपोनेंट तो नहीं है, सिर्फ x कंपोनेंट है। और कितना है x कंपोनेंट? माइनस 6x आई कैप, इसका डेरिवेटिव का नेगेटिव। और देखिए मान लीजिए ये होता a बाय वाई स्क्वायर, पोटेंशियल a अपॉन वाई स्क्वायर है। अब ये y पे डिपेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट नहीं है, z कंपोनेंट नहीं है। x में कुछ भी रखूं ये तो डिपेंड ही नहीं करेगा x वैल्यू पे, z पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन y पे तो करेगा। तो ई वाई विल बी माइनस डेल वी बाय डेल वाई, और डायरेक्शन क्या है? जे कैप, क्योंकि जे कैप में डी वाई का डिस्प्लेसमेंट करने पे चेंज डीवी आ रहा है। तो इसको डेरिवेटिव करते तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2a बाय वाई क्यूब जे कैप, 2a बाय वाई क्यूब जे कैप। अच्छी बात है। ऐसे ही पोटेंशियल अगर दिया होता 3r स्क्वायर माइनस 6r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते? माइनस डेल वी बाय डेल आर, लेकिन डायरेक्शन क्या लिखते? r यूनिट वेक्टर। जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है उसका यूनिट वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 6r माइनस 6r यूनिट वेक्टर। तो ये तो हमने तब की बात की जब सिंगल वेरिएबल था, लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए तो क्या करेंगे? जैसे कि वोल्टेज अगर दिया होता 3x स्क्वायर वाई क्यूब वोल्ट्स, अब ये समझ में आ रहा है कि वोल्टेज x और y पे डिपेंड कर रहा है, z पे अब भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो z में मूव करने पे वोल्टेज बदलेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट तो जीरो है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस डायरेक्शन में वोल्टेज बदलता,
वोल्टेज नहीं बदल रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब यहां लिखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स कंपोनेंट आता। अब जरा देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट माइनस डेल वाई वी जे कैप, और जेड कंपोनेंट माइनस डेल वाई वी के कैप। अब जरा समझिए डेल क्या चीज है। डेल जब यूज करते हैं दैट मतलब हम बात कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की। पार्शियल डेरिवेटिव मींस जब डेल बाय डेल एक्स लिखा है तो इस टर्म में वी आर मूविंग इन या ओनली एक्स इज वेरिएबल, वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट्स। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब अकेला एक्स ही वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। वजह समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का आई कैप ढूंढना चाह रहा हूं तो मुझे सिर्फ आई कैप में ही मूव करना पड़ेगा। अकेली आई डायरेक्शन में मूव करने पे कितना चेंज आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट का रोल है। वाई में मूव करने पे जो चेंज आया वो वाई का रोल है। जेड में मूव करने पे चेंज आया वो जेड का रोल है। तो ये क्या मिला जब हम अकेले एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो जब हम अकेले एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे थे मतलब y और z का कोई कंट्रीब्यूशन हमने नहीं लिया, इसीलिए हम y और z को कांस्टेंट मान सकते हैं कि ये x है, ये y है, ये z है। हमारा मूवमेंट सिर्फ x डायरेक्शन में, तो इस मूवमेंट के लिए y और z तो कांस्टेंट है, इस मूवमेंट के लिए बचे हुए दो कांस्टेंट है, इस मूवमेंट के लिए बाकी कांस्टेंट है। तो हो क्या रहा है अगर आप समझ पाए तो ये हमारा कोई पॉइंट होता x कॉमा वाई कॉमा जेड। इससे हम जा रहे थे x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड पे। रास्ता कोई भी हो सकता था जाने का, लेकिन हमने कौन सा चुना? पहले आप जाइए dx आई कैप में, पहले जाइए dx आई कैप में, फिर जाइए dy जे कैप में, फिर 3 डायमेंशनल में जाइए, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, dz के कैप। तो जब आप पहला डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हो तो उस दौरान y और z चेंज नहीं हुए, अगले डिस्प्लेसमेंट में x और y चेंज नहीं हुए, अगले में इसमें x और z चेंज नहीं हुए, अगले में x और y चेंज नहीं हुए। तो जो आंसर आपका निकलेगा यहां पे वो सिर्फ x कंपोनेंट होगा, ये सिर्फ y होगा, ये सिर्फ z होगा। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअली अलग अलग रोल ले रहे हैं और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो आप किसी भी रास्ते से जाइए वर्क डन तो सेम आएगा, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है। तो पार्शियल डेरिवेटिव की मीनिंग ये है कि जब आप x बदल रहे हो तो बाकी ना बदलो सो दैट उनका रोल ना आ पाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकले सिर्फ आई कैप मिले। तो अब देखिए कितना आसान हो गया ये कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते तो ये x कंपोनेंट आता, y कंपोनेंट आता, z कंपोनेंट आता। x कंपोनेंट कितना है तो इसको डेरिवेट करो, तो माइनस डेल बाय डेल x, पहले मैं वैल्यू छाप रहा हूं इत्मीनान से आई कैप, माइनस डेल बाय डेल y 3x स्क्वायर y क्यूब जे कैप, माइनस डेल बाय डेल z 3x स्क्वायर y क्यूब के कैप। अब जरा समझिए 3y क्यूब बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 3y क्यूब, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3y क्यूब इंटू 2x। यहां लिखें तो 3x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर जे कैप। लेकिन यहां तो तीनों ही जीरो है, दोनों ही जीरो है क्योंकि यहां z है ही नहीं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फंक्शन आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन निकालेंगे। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो, सिंगल वेरिएबल है तो सीधे डेरिवेटिव करके काम चल गया। जैसे हमने बात की अगर वोल्टेज आर का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे माइनस एफ डैश आर, लेकिन ये स्केलर है, ये वेक्टर है तो आपको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, आर यूनिट वेक्टर।
एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो इंडिविजुअली हर डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा। ठीक है, फिलहाल हम सिंगल वेरिएबल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका दिया होता -6x³ आई कैप, अब पूछा होता फाइंड पोटेंशियल, या उल्टा पूछा जा सकता है पोटेंशियल इज इक्वल टू 3y² - 2y, ये फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, यहां वोल्टेज y का फंक्शन है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये दे रखा है, वोल्टेज निकालना है, वहां पे उल्टा है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा -∂V/∂y, एक तरीके से एनर्जी दी थी, फोर्स निकालना है, ये आता। लेकिन ये वेक्टर है तो डायरेक्शन क्या आएगी, जे कैप, माइनस y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 6y - 2 जे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड y पे डिपेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब यहां देखिए, यहां निकालना था तो ये डेफिनेशन तो हम यही लिखेंगे, E = -∂V/∂x आई कैप। x क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन और आई कैप। अब E कितना है, -6x³ आई कैप -∂V/∂x आई कैप, दोनों आई कैप हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ∂V = ये इधर आया 6x³ अब देखिए जब हम इसको करते तो ये v बनता, एक इसका कांस्टेंट c, एक 6x³ का 6x⁴/4 इसका c, दोनों c काट मत देना, ये c1 है ये c2 है। तो वोल्टेज हमने लिखा 6x⁴/4 प्लस नया c, ये c2 - c1 को मैंने नया c लिख लिया। अननोन प्लस अननोन या अननोन माइनस अननोन इज अनदर अननोन, ये c। और ये सी हमारा तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो। चूंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, इसका मतलब आप वोल्टेज नहीं निकाल पाएंगे। हां, पोटेंशियल डिफरेंस आप बता सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता x2 और x1 में। तो एक बार x2 छापो, 6x²/4/4 -6x1/4/4, सी कट गया। पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका अब भी डिफाइंड है, लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन होने के लिए सी की जरूरत पड़ती। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कैसे होता, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट x, y, z इफ पोटेंशियल एट x = 1 इज 6 वोल्ट, ये होता। तो x की वैल्यू 1 रखने पे ये 6 है, c की वैल्यू मिल जाती। x की वैल्यू 1 रखने पे ये 6 आया, तो ये c की वैल्यू हमारी मिल गई 18/4। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल पूछा है तो पक्का कांस्टेंट गिवन होगा। अगर कांस्टेंट गिवन नहीं है तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल में एक c आएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अब भी निकल आएगा। लेकिन अगर वोल्टेज दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो ये तो काफी आसान है, ये तो सीधे सीधे निकल आएगा। जैसे फाइंड पोटेंशियल एट x, y, z if electric field is equal to y² I cap plus 2xy j cap, taking potential at 0, 1, 1 as -10 volt and hence or otherwise find work done by external agent in moving 3 microcoulomb slowly from 1 to 3 to 3 - 2 1। चलो समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है ऑब्वियसली न्यूटन पर कूलम में। तो इससे हमें वोल्टेज निकालना है और वोल्टेज का रिलेशन dV = -E.dr। रटिए मत, समझिएगा इसको, -E.dr। तो ये बनेगा y² I cap plus 2xy j cap dr dx I cap dy j cap dz k cap, ये बना dV।
ये बना नेगेटिव कॉमन वाई स्क्वायर डी एक्स 2xy dy, इसका इंटीग्रेशन v, इसका इंटीग्रेशन y क्यूब बाय सॉरी इसका, अब जरा देखिए ये इंटीग्रेशन y स्क्वायर के साथ dx आ गया, 2xy के साथ dy आ गया, जबकि dx आया तो x का फंक्शन होना चाहिए, dy आया तो y का फंक्शन होना चाहिए। अब ये हमसे ऐसे तो सॉल्व नहीं हो सकता, या तो मुझे y और x में रिलेशन दे दिया जाए, जैसे पूछा होता दिया होता अलोंग कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y की वैल्यू छाप देते तो हमारा काम हो जाता। लेकिन कर्व तो दिया नहीं है, मतलब x और y में रिलेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर तभी आ सकता है जब बिना रिलेशन दिए ये दोनों कंबाइन हो जाएं। और क्या कंबाइन हो रहे हैं? वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy, और ये प्रोडक्ट रूल लिखा है किस चीज का? वाई स्क्वायर इंटू एक्स का। सोचो, वाई स्क्वायर कॉमन लो, एक्स का डेरिवेटिव dx, अब x कॉमन लो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy। ये क्लिक कैसे करेगा अंदाज लग जाएगा। ये वाई स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव 2y लिखा है, ये x है, उसका डेरिवेटिव 1 है, वाई स्क्वायर का 2y, x का 1। मैथ्स के क्वेश्चन तो है नहीं कि खूब गंदे गंदे आएंगे, हाँ, हालांकि ये सब आप मैथ्स में सीख जाओगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। फिलहाल फिजिक्स में आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फील हो जाएगा। तो ये कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन हो रहा है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स है, और वाई स्क्वायर एक्स का वाई स्क्वायर एक्स बन गया, प्लस एक कांस्टेंट आ गया, ये v बन गया। ये आंसर है, v की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये हमारे वोल्टेज का एक्सप्रेशन मिल गया। और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 1 1 पे वैल्यू -10 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0 हो गया, ये c की वैल्यू -10, तो वोल्टेज आ गया -10 माइनस वाई स्क्वायर एक्स। स्केलर था और स्केलर है। अब बात ये उठी, अगर ये कंबाइन नहीं होते तो, और अगर ये कंबाइन नहीं होते तो ये ज्यादा आसान है। अगर ये कंबाइन नहीं होते, जुगाड़ नहीं बनती, मतलब ये फील्ड हमारी कंजर्वेटिव है ही नहीं, पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन ही मीनिंगलेस हो जाएगी। मतलब अगर पोटेंशियल पूछा है तो बिना कोई रिलेशन दिए अपने आप सॉल्व हो जाएगा। या तो x के साथ dx है, y के साथ dy है, पिछले क्वेश्चन में था जो, और वैसा नहीं है, dx के साथ y है या dy के साथ x है, तो पक्का वो कंबाइन हो रहे होंगे। तो निश्चिंत रहो, ये आप सॉल्व कर ही लोगे। और नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन तो गलत होना नहीं है, दैट मीन्स हमेशा कंबाइन हो जाएगा अगर पोटेंशियल पूछा है तो। चलो, तो पोटेंशियल का फंक्शन तो हमें मिल चुका है। इस बार वेक्टर फील्ड वील्ड बना के निकालना बड़ा मुश्किल था, गंदी सी फील्ड है, उसका फील्ड तो हम बना ही नहीं पाएंगे। तो वही मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं हम हमेशा फील्ड बना लें। चलो देखते हैं। हाँ, इसी में सेकंड है वर्क डन इन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग। तो पहला पॉइंट था 1 2 3, इससे हम ले गए b 3 - 2 1। अब इस पे फोर्स जो आएगा वो QE आएगा, लेकिन फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन इंटीग्रेशन से निकलेगा f dx, लेकिन इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज निकालने में इंटीग्रेशन कर चुके हैं। जरा देखें a का वोल्टेज कितना है। 1, 2, 3 वोल्टेज का फंक्शन घूम गया मेरा, -10 माइनस वाई स्क्वायर एक्स, ये था। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो ये आया -14 वोल्ट। फाइनल वोल्टेज x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, 18 -28 वोल्ट। x की वैल्यू 3 9, y की वैल्यू x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, सॉरी। तो फाइनल ये वैल्यू -10 माइनस y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 3 है, तो -10 माइनस 12 22। यहां तो उल्टी नहीं रख दी,
x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 14। अब देखिए ये है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइक्रो 42, 3 माइक्रो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, 3 माइक्रो -66 जूल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल घटाओ तो ये घट गई कितनी, 24। अब वर्क डन बाय, अब जरा डेफिनेशन देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, स्लोली 0, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और कितना है, -24 माइक्रो जूल। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 24 माइक्रो जूल, तो ये हमारा आंसर है। चलो तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं 4, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले ही क्वेश्चन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म लाइंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और 6 न्यूटन पर कूलम है। अब मैंने एक पाथ दे रखा है, ए से बी से सी से डी, सी डी लेंथ 3 है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 6 है, 60 डिग्री एंगल है। इस पाथ के अलोंग हमने एक चार्ज पार्टिकल -2 माइक्रो कूलम को मूव कराया, मूव्ड अलोंग द पाथ ABCD, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या था, और सेकंड क्या है, BCD का पोटेंशियल निकालना है, BCD का, अगर A का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे रखा है, y i कैप, x j कैप, 2z k कैप, 1, 2, 3 पे वोल्टेज दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 6 माइक्रो कूलम कैप्ट एट दिस पॉइंट। क्वेश्चन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड r के फंक्शन में दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ r, एज्यूमिंग पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। लास्ट क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही है, यहां 20/x² i कैप है, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b। सेकंड है, x = 5 पे वोल्टेज बताना है, अगर इंफिनिटी पे हम 0 मान लें। और थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड के आंसर क्या होंगे अगर हमने पोटेंशियल इंफिनिटी पे 0 की जगह 10 मान लिया होता तो। ठीक है, तो ये ट्राई करिए और जब हो जाए तो वापस वीडियो रिज्यूम करिए। चलो पहले क्वेश्चन 2 कर लेते हैं सो दैट जगह खाली हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो dv = -E डॉट dr, और dr क्या है, dxi कैप, तो y dx, x dy, 2z dz, नेगेटिव dv, नेगेटिव इधर ट्रांसफर कर दिया, इंटीग्रेशन, तो ये -v = y dx और x dy। अब 2z dz, ये वाला टर्म तो हमसे इंटीग्रेट हो जाएगा z², लेकिन ये कंबाइन करना पड़ेगा, तो ये d ऑफ xy लिखा है, मतलब ये बना xy। ये जुगाड़ आनी थी क्योंकि कंजर्वेटिव है, तो कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट c ले लिया, तो -xy + z² + c। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, और c की वैल्यू 1, 2, 3 पे वोल्टेज से 6 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, तो ये -2, 9 + 7 + c 6, c की वैल्यू -1। ये आ गया हमारा वोल्टेज। लेकिन क्वेश्चन में हमें वोल्टेज नहीं निकालना है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। और अच्छी बात है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q × वोल्टेज। Q कितना है, 6 माइक्रो। वोल्टेज किस पॉइंट पे निकालना है, 3, -1, -2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, 3, z की वैल्यू -2, 4, -1, 36 माइक्रो जूल। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये जो जुगाड़ बनी E डॉट dr, याद दिलाता हूं फिर से, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप, तो i कैप के साथ ये तो y dx, x dy, ये इंटीग्रेट हमसे हो गया, दिक्कत यहां आई, तो अच्छी बात है ये कंबाइन हो गए। लेकिन एक इंडिटरमिनेट कांस्टेंट आता c, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंडेफिनिट, तो c की वैल्यू हमने कंडीशन दे रखी थी, उससे c की वैल्यू निकाल दी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।
सेकंड क्वेश्चन में, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां समझने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब मैं ऐसे सोच सकता हूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट यही माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, -6 i कैप, तो डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू -6 है। या तो ऐसे कर लो, या हम सीधे डेफिनेशन डेल वी इज इक्वल टू -E.dr लिख सकते हैं। E कितना है, -6 i कैप, dr कितना है, dx i कैप, dy j कैप वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, बचेगा तो 6 dx, ये dv। इंटीग्रेशन करें तो v इज इक्वल टू -6x प्लस c। तो ये एक इंडिटरमिनेट कांस्टेंट आ रहा है c, अच्छी बात है। तो सेकंड पार्ट में देखिए, अगर मुझे वोल्टेज निकालने हैं तो मुझे c की वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू ऐसे समझिए, क्यों ना मैं इसी को x इक्वल टू 0 मान लूं, तो ये b कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 6 हो जाएगा, लेंथ 6 है। c x इक्वल टू, ये लेंथ 3 है, ये 3/2 है, 4.5, इसका भी x इक्वल टू 4.5, यहां x इक्वल टू 0, तो ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 3 है, तो ये लेंथ 1.5 है, तो ये 4.5 x कोऑर्डिनेट, सबके x कोऑर्डिनेट मिल गए। अब c की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे वोल्टेज हमने कितना माना है, 2, तो c की वैल्यू आ गई 2। अब इसके रिस्पेक्ट में b की वैल्यू, तो b की वैल्यू अब तो इस फॉर्मूले में ही छापना है, x की वैल्यू 6 डालो, -36 प्लस 2 -34। c की वैल्यू, x की वैल्यू 4.5 इसमें डालो, 4.5 इंटू 6 27, और 2 -25, या d की वैल्यू, और c और d का आंसर बराबर आएगा क्योंकि x बराबर है -25। तो एक तो तरीका हमारे पास ये था वोल्टेज निकालने का, कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन लिखा, इंटीग्रेट किया, मैथमेटिकली आंसर निकाल दिया। लेकिन पोटेंशियल निकालने को क्यों ना हम फील कर लें, तो शायद आपको ज्यादा मदद मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कैलकुलेशन मैं सेकेंड पार्ट ही कर रहा हूं अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 6 i कैप है, इसका मतलब डेल v बाय डेल x -6 है, नेगेटिव होता है, मींस वोल्टेज में x में जब 1 का चेंज करूंगा, वोल्टेज में 6 का डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं तरफ है, मतलब पोटेंशियल उल्टा बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे वोल्टेज कम होता है, क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे वोल्टेज कम होगा, अगेंस्ट जाने पे बढ़ेगा। और कितना कम होगा, तो डेल्टा v इज इक्वल टू -6 डेल्टा x है। अब जरा फील करिएगा, अगर मैंने इस वाले का वोल्टेज कितना दे रखा है, 6 वोल्ट, नहीं 2 वोल्ट, a का वोल्टेज 2 वोल्ट है। अब मैं यहां से b पे जा रहा हूं, ये लेंथ 6 मीटर है। अब इस डायरेक्शन में 1 मीटर जाने पे 6 का चेंज आता, 6 गिर जाता, तो 6 मीटर जाने पे 36 गिर जाएगा, और 36 गिर जाएगा, 2 था, 36 कम हो गया, कितना बना, -34 वोल्ट। सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड था 6 मतलब 1 यूनिट जाने पे 6 वोल्ट का चेंज आएगा, क्योंकि यही डेल वी बाय डेल एक्स -6 है। तो 1 यूनिट जाने पे 6 का, 6 यूनिट जाने पे 36 का, 2 - 36, दैट मीन्स इट विल बिकम -34। अब हम यहां से इधर आते हैं और इधर से इधर आते हैं। अब यहां से यहां आते तो जरा देखिए, इस डिस्प्लेसमेंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं। और कैसे, इसको ऐसे सोच लो, इस डिस्प्लेसमेंट को तोड़ दो ऐसे और ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो यहां से यहां जाना और यहां जाना एक ही बात है, तो मैं यहां जाने का मैंने रास्ता बदल लिया। अब जरा देखिए, यहां से यहां जाने का वर्कडन वही आएगा जो ये आएगा, तो यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना, ये 1.5 यूनिट है, 6 का cos थीटा। 1 यूनिट जाने पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल गिरता था इस तरफ, तो इस तरफ 1 यूनिट जाने पे 6 वोल्ट बढ़ेगा। 1 पे 6 वोल्ट बढ़ेगा, मतलब 1.5 पे 9 वोल्ट बढ़ेगा।
लीनियर वेरिएशन, 1 पे 6 तो 1.5 पे 9। इसका मतलब इस पे हम जो वोल्टेज की बात कर रहे हैं -34 से 9 बढ़ गया, दैट मींस इट इज 25 वोल्ट। और इसका भी -25 है और इसका भी -25 है, क्योंकि हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब वर्क डन नहीं है, क्योंकि फोर्स ही वर्क नहीं कर पाएगा, या ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वर्क डन नहीं होगा। तो इसका -25, इसका -25, -34 और ये 2। या मैथमेटिकली फील करिए, मैं रिकमेंड करूंगा ऐसे फील करिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या सीख गए कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दे रखा है E0 I कैप, इसका मतलब यहां x जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E0 x। A से B जाने पे मतलब VB की वैल्यू कैसे लिख रहा हूं, सोचो कैसे लिखा है। 1 यूनिट जाने पे E0 का चेंज, क्योंकि डेल V बाय डेल x माइनस E0। 1 यूनिट जाने पे E0 का चेंज, तो x यूनिट जाने पे E0 x का चेंज। इनिशियली था VA, इतना घट गया, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वोल्टेज कम होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेफिनेशन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन अब काफी आसान हो गया, चूंकि हम वोल्टेज जानते हैं। इसका वोल्टेज 2 है, इसका वोल्टेज -34 है, इसका वोल्टेज -25 है, इसका वोल्टेज -25 है। तो यहां से यहां जाना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा काइनेटिक, और डेल्टा काइनेटिक 0 है, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल मतलब Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। Q कितना है, -2। फाइनल वोल्टेज कितना है, -25। इनिशियली कितना है, 2 प्लस 54 माइक्रो जूल। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज अलोंग दिस पाथ। और ये शायद समझ रहे होंगे पाथ इंडिपेंडेंट है, बीच का रास्ता हमने यूज ही नहीं किया। और बात सही भी है, कंजर्वेटिव फील्ड की यही प्रॉपर्टी है। यहां से यहां तक जाने के कई रास्ते होते, एक ये भी होता, एक ये भी होता, इन सभी पे वर्क डन बराबर आएगा। यही कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी है। और कितना, Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। हालांकि आप वोल्टेज निकालने में, अब आप कहें कि वोल्टेज 2 तो बाद में दिया था, ठीक है, और पहले पार्ट में तो हमें वोल्टेज पता नहीं था। तो अगर 2 की जगह कुछ कांस्टेंट भी मान लेते, यहां वोल्टेज C था, तो यहां C -36 आता, यहां C -25 आता, यहां C -25 आता। डिफरेंस में अब भी C कट जाता, वो तो रेफरेंस वैल्यू है। या आपके पास तरीका ये था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक 0, वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है Q इंटू E इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, dxi dyj dz। लेकिन ये J का तो कुछ कर नहीं लेंगे, Q की वैल्यू है -2 माइक्रो, इलेक्ट्रिक फील्ड है 6 I कैप, ये है dx I कैप, बाकी सबका कोई सेंस रहा नहीं, तो +12 माइक्रो इंटू dx। इंटीग्रेशन x की वैल्यू 0 से x कोऑर्डिनेट 4.5, y कोऑर्डिनेट पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, 0 से 4.5, तो 12 माइक्रो इंटू x 0 से 4.5, लिमिट छापी 12 का 4.5 गुना 54 माइक्रो जूल प्लस का। या तो आप ऐसे करिए, तो यहां हमने क्या किया, बाकायदा इंटीग्रेशन किया, या फिर आप पोटेंशियल वाली फीलिंग लीजिए कि पोटेंशियल, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डायरेक्टली लीनियरली गिरेगा। तो हमने क्या किया, 1 मीटर में 6 गिरा, तो 6 मीटर में 36 गिरा। तो यहां अगर C था तो यहां C -36, यहां आए
मतलब हम उल्टे जा रहे हैं, बढ़ेगा, यहां कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं तो ए बी सी में और डी में आप ये कह सकते हैं VA का वोल्टेज सबसे बड़ा, फिर VB का, फिर VC का और VD का बराबर, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर गए तो वोल्टेज में चेंज नहीं आएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड गए तो वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज और कम हो गया। और अगर यहां E होता तो A से E अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड गए, वोल्टेज बढ़ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इस बार देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड R के टर्म में ही है, अल्फा आर स्क्वायर बीटा बाय आर क्यूब इंटू आर यूनिट वेक्टर, और डी आर भी, डी आर इसकी डायरेक्शन भी आर यूनिट वेक्टर ही है, माइनस, तो माइनस ऑफ अल्फा बाय आर स्क्वायर बीटा बाय आर क्यूब, ये सीधे डी आर हो जाएगा, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट आर के पैरेलल ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर के पैरेलल है, सीधे डी आर। इंटीग्रेशन करा तो अल्फा बाय आर स्क्वायर का माइनस अल्फा बाय आर, बीटा बाय आर क्यूब, बीटा बाय 2r स्क्वायर, आर पे -3 का इंटीग्रेशन, आर पे -2 बाय -2, ये 1/r स्क्वायर का -1/r प्लस c, ये आया हमारा v। लेकिन क्वेश्चन में r इक्वल टू इंफिनिटी पे वोल्टेज 0 है, इसका मतलब c की वैल्यू 0 हो गई, इंफिनिटी छापो, सब मर गए, तो वोल्टेज की वैल्यू आ गई अल्फा बाय आर माइनस बीटा बाय 2r स्क्वायर, ये वोल्टेज का फंक्शन आ गया। ठीक, r के साथ। लास्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड 20 बाय एक्स स्क्वायर आई कैप, तो डेल V बाय डेल R या डेल V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, सिर्फ x ही है, तो 20 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स नेगेटिव डी वी इंटीग्रेशन, V इज इक्वल टू प्लस 20 बाय एक्स प्लस सी, ये वोल्टेज आया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो VA माइनस VB, VA A क्या है जब x इक्वल टू 5 था, B क्या है जब x इक्वल टू 10 था, 5 रखिए 20 बाय 5 प्लस C, 10 रखिए 20 बाय 10 प्लस C, C तो कट ही गया, तो 4 माइनस 2 2 वोल्ट। आंसर देखिए C पे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पोटेंशियल भले ही C पे डिपेंड करे, डिफरेंस में C कट जाएगा। या आप सोचिए कि डिफरेंस में हम लिमिट लगाते 5 से 10, तो यहां लिमिट लगाते, इंडिटरमिनेट कांस्टेंट ही नहीं आता। बेहतर तरीका ऐसे सोचिए कि C कट गया है, पोटेंशियल डिफरेंस डेटम पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्चुअल पोटेंशियल डेटम पे डिपेंड करेगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो सेकंड पार्ट क्या था, पोटेंशियल एट x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 रखिए, तो ये आया 20 बाय 5 प्लस सी, और अच्छी बात है इंफिनिटी पे वैल्यू 0 है, तो वैसे वोल्टेज था 20 बाय एक्स प्लस सी, इंफिनिटी पे ये 0 है, मतलब C की वैल्यू 0 है, तो C की वैल्यू 0 छापो, 4 वोल्ट। लेकिन थर्ड पार्ट में अगर इंफिनिटी पे वैल्यू 10 दे रखी है, तो x इक्वल टू इंफिनिटी पे वोल्टेज 10 है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो किसी पे भी वोल्टेज 20 बाय एक्स प्लस 10 आ गया, तो एट x इक्वल टू 5 इट इज 4 और प्लस 10 14 वोल्ट। मतलब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा क्योंकि C कट गया है। दरअसल इस पे वोल्टेज हो जाएगा 14 वोल्ट, इस पे हो जाएगा वोल्ट 12 वोल्ट, दोनों जगह वोल्टेज 10 वोल्ट बढ़ गया, लेकिन डिफरेंस इज स्टिल 2 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
एब्सोल्यूट पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, जनरली प्लस माइनस की गलती हो जाती है, तो वो ऐसे याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 10 के बीच में हमें पता करना था किसका वोल्टेज हाई है। तो फील्ड लाइन बना के देख लो, आई कैप में है, इसकी फील्ड लाइंस शायद आप ये फील कर पा रहे हो कमजोर होती जाएंगी, लेकिन है तो आगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाने पे वोल्टेज कम होता है, मतलब यहां वोल्टेज हाई है, यहां वोल्टेज लो है। तो वोल्टेज एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10 घटाओगे, पक्का आंसर पॉजिटिव आएगा, और हमारा 2 आया था। तो इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी में अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया होता 20x आई कैप, और अब पूछा होता x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, इन 3 पॉइंट पे बात करनी होती कि कहां वोल्टेज ज्यादा आएगा कम आएगा। तो ये फील्ड लाइन कैसी है, 0 पे तो है ही नहीं, और ताकतवर हो गई, और इस तरफ ये फील्ड लाइन पलट गई है ऐसे। तो अगर मैं इसका वोल्टेज V0 लिख रहा हूं, तो यहां आगे जाने पे वोल्टेज डिक्रीज होगा, यहां आगे जाने पे भी वोल्टेज डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाओगे तो E डॉट डी आर पॉजिटिव होगा, लेकिन dV की वैल्यू माइनस E डॉट डी आर है, तो पैरेलल ये टर्म पॉजिटिव है, dV नेगेटिव है, तो यहां भी वोल्टेज गिरेगा, यहां भी वोल्टेज गिरेगा। और कितना, तो वो तो हम सीधे फंक्शन से बता सकते हैं। कैसे, डेल V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल एक्स, तो माइनस 20x dx इंटीग्रेशन करो, तो V इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस C। तो x इक्वल टू 0 पे वोल्टेज अगर हमने C दे रखा है, तो यहां वोल्टेज आ गया C। यहां जरा किसी भी x पे वोल्टेज देखें और x इक्वल टू 3 पे देखें, तो x इक्वल टू 3 छापो, तो C माइनस 30 आया। x इक्वल टू -1 पे पूछा था, मतलब 1 लेंथ इधर है, -1 इसमें छापो, तो 1 स्क्वायर माइनस 10, C माइनस 10। तो यहां पे C आया था। वोल्टेज की वैल्यू पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, लेकिन अगर हमसे डिफरेंस पूछा होता कि इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो C कट जाएगा, इट विल बी 20। और 20 किसका, इसका वोल्टेज ज्यादा हाई है इस तरफ वाले पॉइंट का, और 20 वोल्ट इसके मुकाबले। तो वेक्टर फील्ड थोड़ा बनाओगे तो आपको फील आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आना है, माइनस आना है, फंक्शन किस तरीके से बनना है, ठीक है। प्योरली मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। चलो, तो अब हम अगला डिस्कशन इसमें कर रहे हैं कि पोटेंशियल दिया है और फील्ड निकालना है। पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो करना तो हमें वही है, क्यों, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ और नहीं, ये ग्रेडियंट के कैलकुलेशन ही है, ठीक है। और नेगेटिव क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये लगभग हमने इसी से देखा, डेल V बाय डेल R माइनस E, तो डेल V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन एक सा है, ये वेक्टर है, मतलब ये टर्म हमारा ग्रेडियंट रहा होगा। तो ग्रेडियंट लेने पे अपने आप ये वेक्टर बन जाएगा। तो ग्रेडियंट निकालो, नेगेटिव कर दो। एग्जाम्पल 1, अगर पोटेंशियल इज कांस्टेंट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल आसान, इट विल बी 0, क्योंकि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है मतलब पोटेंशियल बदल ही नहीं रहा है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, अब वो जितना भी निकल आए। एग्जाम्पल 2, पोटेंशियल इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा फील करिएगा, पोटेंशियल सिर्फ x का फंक्शन है, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिर्फ एक्स पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि वाई में जाने पे पोटेंशियल नहीं बदला। नोट करिए मैं क्या कह रहा हूं, वाई में जाने पे पोटेंशियल नहीं बदला, जेड में जाने पे पोटेंशियल नहीं बदला, और अगर पोटेंशियल नहीं बदला तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। तो पोटेंशियल तो सिर्फ एक्स में जाने पे ही बदल रहा है, और सही बात है। एक्स इक्वल टू 0 पे वोल्टेज 0, एक्स इक्वल टू 0 पे वोल्टेज 0, 1 पे वोल्टेज 3, एक्स इक्वल टू 2 पे वोल्टेज 12, एक्स इक्वल टू -1 पे वोल्टेज 3, 12। ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गई जहां पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो जो भी है हम ये तो बता सकते हैं ऐसा है। इवन हम इनके मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। एक्स इक्वल टू 3 पे लो 27, यहां 1 यूनिट जाने पे 3 वोल्ट आया, 1 यूनिट जाने पे 9 वोल्ट, 1 यूनिट जाने पे 15 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ रहा है सेम डिस्टेंस मूव करने पे। मींस वेक्टर फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, और यहां पे भी वेक्टर फील्ड लाइन ऐसी है। तो ये तो यहां समझ में आया कि वेक्टर फील्ड लाइन हमारी कुछ इस तरह है। तो फंक्शन ना भी समझ में आए तो मैथमेटिक्स हमारे पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल एक्स वी आई कैप। दरअसल दो टर्म और आते, माइनस डेल बाय डेल वाई भी जे कैप, डेल बाय डेल वाई भी के कैप। लेकिन ये टर्म तो आएंगे नहीं क्योंकि यहां फंक्शन ही नहीं है एक्स और वाई का। आई कैप फिर भी मैं लिख देता हूं डेल वाई, तीसरा नहीं लिख रहा हूं। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 6x आई कैप, और 6x आई कैप यही तो फील्ड लाइन थी। हमेशा अंदर पॉजिटिव पे अंदर, लेफ्ट नेगेटिव पे राइट, और फील्ड लाइन ऐसी ही बनती। लेकिन हम हमेशा वोल्टेज वाली लाइन बना लें और फील्ड लाइन बना लें वो आसान नहीं होगा, तो कई बार हमें मैथमेटिकली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो सेकंड एग्जांपल में जहां वोल्टेज सिर्फ एक ही चीज का फंक्शन था, थर्ड एग्जांपल में वोल्टेज अगर होता 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर, ये था, यहां माइनस ले लेता हूं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2, 3। सेकेंड होता फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम 111 टू 134। ये देखिए क्वेश्चन, ये तीसरा है जहां एक्स वाई जेड सबका फंक्शन है। वोल्टेज एक्स पे भी डिपेंड किया, वोल्टेज वाई पे भी डिपेंड किया, जेड पे भी डिपेंड किया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों फंक्शन आएंगे, डेल बाय डेल एक्स, 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई जेड स्क्वायर, ये आएगा आई कैप में। डेल बाय डेल एक्स, 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई जेड स्क्वायर, ये वाई जे कैप, और डेल बाय डेल जेड 3x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई जेड स्क्वायर के कैप। अब पहला वाला टर्म, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते इसका तो आएगा नहीं। x के रिस्पेक्ट में तो 3y क्यूब कॉमन, x स्क्वायर का 2x, इसका y के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर कॉमन, y क्यूब का 3y स्क्वायर, z स्क्वायर कॉमन, y का 1, z के रिस्पेक्ट में 0, z के रिस्पेक्ट में 2yz, और ये j कैप के कैप लगाना मत भूल जाना। चलो तो ये छाप देते हैं, माइनस 6xy स्क्वायर आई कैप, माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जे कैप, प्लस 2yz के कैप। ये फील्ड आया। अब 1, 2, 3 पे चाहिए। ठीक, 1, 2, 3 पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 24, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 36, और z की वैल्यू
3, 36 9 27, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, 12। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा इस कोऑर्डिनेट पे। आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाओगे तो ये तीनों जुड़ के स्केलर बन जाएगा, जो कि गलत है। आंसर आई कैप जे कैप के कैप में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड पूछा होता तो दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर अंडर रूट समेशन लेके। तो ये तो पहला पार्ट था। पार्शियल डेरिवेटिव करना आपने पहले सीख रखा है। पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ये है, सिर्फ x आपका वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, जैसे यहां किया। तो ये टर्म जीरो हो गया क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं। इसमें से 3y³ बाहर निकाला, x स्क्वायर का 2x। ऐसे ही यहां किया, y के रिस्पेक्ट में किया तो 3x स्क्वायर बाहर, y³ का 3y स्क्वायर, z स्क्वायर बाहर, y का 1। ऐसे यहां z के रिस्पेक्ट में 2yz। चलो तो एक और क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन 2, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन है Q इंटू चेंज इन वोल्टेज। Q कितना है? 3 माइक्रो कूलम। फाइनल वोल्टेज 1 3 4 इसमें छापो, 1 3 81 3 4 48, 81 माइनस 44 30, 48 33, माइनस 1 1 1 इसमें छापो, 3 माइनस 1 2 और 31 का 3 93 माइक्रो जूल। ये आंसर है इसका। अब हम दो इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल लाइंस मान सकते हो। इक्विपोटेंशियल नाम से ही समझ में आ रहा है उनका लोकस जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो। और ये क्या है? वो लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनाएंगे, लाइंस कैसे बनाएंगे, ये दोनों ही हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन कुछ बात तो आपको समझ में आ ही जाएगी इस रिलेशन से कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांट हैव कंपोनेंट along इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता। वजह है बिल्कुल आसान, जैसे ये लोकस है जहां वोल्टेज कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो इस डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल चेंज हुआ ही नहीं, और अगर यहां पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता जिस डायरेक्शन में वोल्टेज सेम था। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा। अब इसके परपेंडिकुलर इधर होगा या इधर, वो आप एक सरफेस से नहीं कह सकते। कैसे कह सकते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे एक सरफेस ये थी, एक सरफेस ये थी, एक सरफेस ये थी। ये 10 वोल्ट, ये 7 वोल्ट, और ये मान लेते हैं 6 वोल्ट। तो देखिएगा इसका मतलब क्या है। इस पूरी लाइन के अलोंग वोल्टेज 10 वोल्ट है, इस पूरी लाइन के अलोंग वोल्टेज 7 वोल्ट है, इस पूरी लाइन के अलोंग वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं हो सकता, इसके पक्का परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। तो फील्ड लाइन जो बनेगी वो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगी। लेकिन उनका एरो क्या होगा? तो एरो किस तरफ होगा? जिस तरफ वोल्टेज गिर रहा है। तो 10 से 7 वोल्टेज नीचे गिरा, 7 से 6 वोल्टेज नीचे गिरा, कुछ इस तरह। मतलब एक फील्ड लाइन वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा। लेकिन यहां हम मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। सेम लेंथ जाने पे 3 वोल्ट का चेंज, सेम लेंथ जाने पे 1 वोल्ट का चेंज। तो रफली यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर है, सॉरी उल्टा बोल दिया, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कमजोर है उसके मुकाबले। अब वो कमजोर जितना भी माने, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड तो कह सकते हैं यहां 3 वोल्ट पर यूनिट, यहां 1 वोल्ट पर यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 हो गया ऑन एन एवरेज। तो आपको क्या देखना है? डेल्टा वी और डेल्टा आर, ये दोनों बहुत क्रूशियल चीजें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए।
इसका मतलब उल्टा भी ट्रू है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है, जैसे ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगी, देखें हर जगह परपेंडिकुलर बनाओ, इस पूरे पे वोल्टेज जो भी है कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो बना है उस पूरे पे वोल्टेज कांस्टेंट है। अब इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे कई बनते, देखें तो सही बात है, इन सब पे वोल्टेज कांस्टेंट है। तो ये वोल्टेज V1, ये वोल्टेज V2, ये वोल्टेज V3, ये वोल्टेज V4। लेकिन हम एक और बात समझ सकते हैं कि इनमें से along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल गिरता है। तो V1 इज मोर देन V2, मोर देन V3, मोर देन V4। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाओगे, वोल्टेज कम और कम और कम, तो ये पोटेंशियल कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाने पे। ये डिस्कशन था, ठीक है। इवन मैं शायद ये भी कह सकता हूं कि ये जो गैप अगर है डेल्टा V1, ये जो गैप है डेल्टा V2, ये जो गैप है डेल्टा V3, जो भी नाम है, डेल्टा V3, डेल्टा V2, डेल्टा V1, इन तीनों के मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड इसका है। अब कैसे? याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ताकतवर होगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, इसीलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, उतना ज्यादा जल्दी जल्दी वोल्टेज बदलेगा, ठीक है। ये चाहे तो आप ऐसे समझिए कि एक स्लोप सरफेस ऐसी है और एक सरफेस ऐसी है, इसमें एल गए और इसमें एल गए, किस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ज्यादा आएगा? दोनों में बराबर लेंथ जाने पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉल्स मोर इन केस वन। सोचो, क्योंकि उतना ही लेंथ जाने पे यहां हाइट ज्यादा है, यहां हाइट कम है, तो यहां पोटेंशियल में ज्यादा चेंज आएगा। या हम इसी को कैसे समझें कि यहां ग्रेविटी क्या एक्ट कर रही है? जी का साइन थीटा। यहां भी जी का साइन थीटा है, लेकिन इसका जी साइन थीटा छोटा है, इसका जी साइन थीटा बड़ा है, तो यहां इफेक्टिव ग्रेविटी ज्यादा है, इसीलिए यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा चेंज आ रहा है फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट। तो वही हमने किया। अगर हम ये तीनों डिस्प्लेसमेंट बराबर माने, तो यहां जितना बदला, यहां थोड़ा और ज्यादा, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आती गई, ठीक है। तो हम और डिटेल में इनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि इनमें आपस में रिलेशन है क्या। हां, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने क्या बात की थी कि हाइपोथेटिकल लाइंस है, कंटिन्यूअस लाइंस है। हाइपोथेटिकल लाइंस originating from positive, terminating at negative। ये हमने बात की थी कि पॉजिटिव से लाइंस ऐसे ही बाहर निकल रही हैं, नेगेटिव पे लाइन अंदर आती हैं, और ये रिजल्ट है। इस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। तो डायरेक्शन तो टेंजेंट से मिल गई, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जुगाड़ क्या थी? क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर इज मैग्नीट्यूड। लाइंस जितने पास पास हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ताकतवर है। तो हम यही चीजें आराम आराम से समझने वाले हैं सभी केसेस में। तो सबसे पहला बात कर रहे हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कि इसकी लाइंस कैसी बनेंगी, पोटेंशियल कैसा बनेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस सोचिए इक्वी स्पेस्ड होंगी। रियलिटी यह है कि अगर हम वेक्टर फील्ड प्लॉट करते तो वेक्टर फील्ड ऐसा होता, हर जगह वेक्टर्स बराबर होते, लेकिन हमने इन वेक्टर को लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो अब वेक्टर की लेंथ खो गई। अगर आपने इनको ऐसे बना दिया तो क्या फर्क पड़ा? आपको यह थोड़ी ना पता चलेगा। अगर हो सकता है वेक्टर फील्ड ऐसी होती है, इमेजिन करिए वेक्टर फील्ड जो पिछली क्लास में हमने बात की थी
कि इस फील्ड से ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाने पे ताकतवर हो रहा है, लेकिन अगर इसको सिंगल लाइन से जोड़ देते, इसको सिंगल लाइन से जोड़ देते, इसको सिंगल लाइन से जोड़ देते, तो क्या पता चलता? तो फिर तो वेक्टर फील्ड यही हो जाती। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा वेक्टर फील्ड को लाइन से जोड़ने पे एक इंफॉर्मेशन लूज होती है, तो उसको आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा। कैसी बनेंगी उसकी हम बात करेंगे आगे। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, सभी वेक्टर बराबर थे, इसीलिए इनके बीच का गैप बराबर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्यू स्पेस लाइंस है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब बात ये उठी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमने बना ली, व्हाट अबाउट पोटेंशियल लाइंस, इक्यू पोटेंशियल? और भी आसान। इक्यू पोटेंशियल लाइंस हमें पता है इनके परपेंडिकुलर है, इनके परपेंडिकुलर है तो लाइंस ऐसी बनेंगी, बस ये वोल्टेज V1, ये V2, ये V3, और V1 ज्यादा बड़ा V2 से, ज्यादा बड़ा V3 से। पक्का समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पे वोल्टेज गिरता है। और शायद एक और बात समझ में आ रही होगी कि V1 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड V2 माइनस V3 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये गैप और ये गैप अगर ये बराबर हैं तो बराबर डिस्टेंस जाने पे बराबर पोटेंशियल चेंज आएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बराबर डिस्टेंस जाने पे बराबर चेंज आएगा। तो फील करिएगा इसको कि ये मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता 10 न्यूटन पर कूलम, ये लाइन हमारी होती 6 वोल्ट। आपको ये वोल्टेज गिवन होगा तभी आप अगला वोल्टेज बता पाएंगे। तो यहां से 2 मीटर आगे एक लाइन बनाई हमने, यहां से 1 मीटर पीछे एक और लाइन बनाई। तो क्या हम बता सकते हैं कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वोल्टेज कितना होगा? बिल्कुल। 10 न्यूटन पर कूलम को इमेजिन करिए 10 वोल्ट पर मीटर लिखा है, एक ही चीज है, दोनों ऐसा यूनिट है। 1 मीटर जाने पे 10 वोल्ट का चेंज आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करोगे तो 1 मीटर पे 10 वोल्ट गिर जाएगा, तो 2 मीटर जाने पे 20 वोल्ट गिर जाएगा। तो 6 वोल्ट है, 20 कम हो गया तो कितना? -14 वोल्ट। लेकिन यहां 1 मीटर जा रहे हैं और हमारा डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है, और 1 मीटर जाने पे 10 वोल्ट का चेंज आता है, तो यहां पे कितना आया? 16 वोल्ट। तो कोशिश करिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने की, कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही इसमें बहुत ही आसान है। हां, कंफ्यूज मत होइए कि इक्वी स्पेस नहीं है, क्योंकि मैंने 1 मीटर और 2 मीटर ये गैप बराबर नहीं किए, इसीलिए ड्रॉप बराबर नहीं आया। गैप का रेशो 1:2 है। यहां चेंज कितना आया? 10 का, यहां चेंज आया 20 का, तो चेंज भी तो लेंथ के रेशो में है। ठीक है, तो ऐसी कितनी सरफेसेस बनानी है आपकी मर्जी, इनफाइनाइट सरफेसेस बनाइए, लेकिन इसमें यह तय है 2 सरफेसेस के बीच का गैप फिक्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी फिक्स होगा, सेम निकलेगा फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देखिए। आपको इक्विपोटेंशियल लाइंस दे रखी हैं, ये सभी इक्विपोटेंशियल लाइंस है। ठीक है, हां, मुझे ये कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो और ये मुझे एंगल देना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे गैप तो देना पड़ेगा। तो ये लेंथ हमारी है, मान लेते हैं 4, ये लेंथ 8 सेंटीमीटर में, ये लेंथ -4 सेंटीमीटर, ये -8 सेंटीमीटर। अब पूछा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट पे पूछा है। अब यहां यह समझने की कोशिश करिए कि अगर इक्विपोटेंशियल लाइंस इस तरह हैं तो इनका ग्रेडियंट इनके परपेंडिकुलर होगा, और इनका ग्रेडियंट एक्चुअली नीचे होगा जहां पोटेंशियल बदल रहा है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर इक्विपोटेंशियल लाइंस ऐसी हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का इसके परपेंडिकुलर है, और किस तरफ? जिस तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है, और पोटेंशियल कहां कम हो रहा है? ऐसे में। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जहां वोल्टेज कम हो रहा है और वो ऐसे में वोल्टेज कम हो रहा है। तो ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइंस हो गई, और इक्विपोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई।
अब हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए। उसके पहले जरा देखिएगा कि लाइंस के बीच में स्पेसिंग कांस्टेंट है। कैसे? ये 4 8 4 4 4 4 4 इक्वी स्पेस लाइंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी देखिए 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। बराबर डिस्टेंस जाने पे बराबर पोटेंशियल आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेल्टा वी बाय डेल्टा आर का नेगेटिव ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका मॉड लेना है। और ये हम कैसे देखेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये अगर 37 है तो ये पक्का 53 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 53 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू 53 डिग्री, मतलब cos 35 आई कैप, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 53 आई कैप साइन 53 जे कैप 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप के पैरेलल है। डायरेक्शन तो हमें मिल गई कि इसके परपेंडिकुलर थी। दो पॉसिबिलिटी थी, एक उधर एक इधर। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड निकलेगा E का मॉड आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के मॉड के बराबर। तो इस डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है? तो कितना चेंज आया कितना चलने पे? तो चेंज तो आया 6 वोल्ट का, देखें 4 से -2 6 वोल्ट का चेंज आया, कितना चलने पे ये देखना पड़ेगा। तो हमें ये लेंथ चाहिए। लेंथ चाहिए मींस हमें ये ट्रायंगल देखना है। और इस ट्रायंगल में ये लेंथ कितनी थी? 4। ये कितना है? 37। तो ये लेंथ कितनी है? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर की वैल्यू 4 cos 37, 4 का 4/5 16/5 3.2। ठीक है, तो 4 का cos 37, ये हमारी cos 37 है, sin 37 है, sin 37 है, सॉरी। ये लेंथ आ गई 4 का sin 37, 3/5 12/5, दैट मीन्स ऐसे ही लिखा रहे हैं, तो 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा डेल्टा आर आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 4 से -2 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया 6, डेल्टा आर है 2.4 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूं तो 2.4 और ऊपर 100 आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। 6 से 4 बार ये 0.4, 100/0.4। ठीक है, 0.4 को 4/5 मतलब ये आ गया कितना? 250 वोल्ट पर मीटर। लेकिन आंसर ये हमारा पूरा नहीं है 250 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये एक वेक्टर है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 250 वोल्ट पर मीटर का 250 वोल्ट पर मीटर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, अब जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा। अब 250 का 3/5 150 आई कैप, 250 का 4/5 200 जे कैप। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक, मतलब मैंने क्या किया? डायरेक्शन देखी, जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट है, तो नीचे की तरफ ग्रेडियंट था, वोल्टेज बढ़ रहा था, इसके परपेंडिकुलर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 53 डिग्री से cos 53 आई कैप sin 53 जे कैप, यूनिट वेक्टर मिल गया उससे। ये मैग्नीट्यूड देखा तो इस डायरेक्शन में कितना जाने पे कितना वोल्टेज चेंज आया? तो 6 वोल्ट का चेंज आया ये जाने पे, और ये 2.4 सेंटीमीटर था। डिवाइड किया एसआई यूनिट में, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम एक ही चीज है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। हालांकि इसी क्वेश्चन को फील करने का बहुत अच्छा तरीका था कि ये जो हमने इतना संघर्ष किया, इतने की जरूरत थी नहीं। कैसे? एक्स डायरेक्शन में जरा देखिए, एक्स डायरेक्शन में 0 से 4 गए। मैं क्या देख रहा हूं? सिर्फ एक्स में क्या हुआ? एक्स डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर मूव करने पे वोल्टेज फॉल्स बाय 6 वोल्ट। हर 4 सेंटीमीटर पे 6 वोल्ट, 4 सेंटीमीटर पे फिर से 6। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां
मतलब 1 सेंटीमीटर जाने पे कितना आएगा, 6/4 वोल्ट का फॉल होगा। तो 1 मीटर जाने पे 150 वोल्ट का फॉल होगा। इसका मतलब 150 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट है। चूंकि हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव किए हैं तो एक ही कंपोनेंट मिलेगा। तो हमने देखा एक्स डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर पे 6 वोल्ट, तो 1 मीटर पे कितना, तो जो वोल्ट पर मीटर में जो चेंज आया वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये नेट नहीं है, क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम स्लोप की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। जब आप मैक्सिमम स्लोप में मूव करोगे तब नेट आएगा, हम तो किसी और में मूव कर रहे हैं। तो देयर मे बी वन मोर कंपोनेंट दैट इज अलोंग वाई, और वाई में ये 37 है तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर लेंथ आएगी। और वाई में हर 3 सेंटीमीटर पे 6 वोल्ट का चेंज आ रहा है, 4 वोल्ट से -2 वोल्ट, 3 सेंटीमीटर पे 6 वोल्ट का चेंज। तो वाई डायरेक्शन में एवरी 3 सेंटीमीटर पे वोल्टेज फॉल्स बाय 6 वोल्ट। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर पे 6/3 2 वोल्ट, मतलब 1 मीटर पे 200 वोल्ट का फॉल होगा। और जिस तरफ वोल्टेज गिर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 150 आई कैप 200 जी कैप। ठीक है, जेड डायरेक्शन में लिखा नहीं क्योंकि जेड डायरेक्शन में तो वोल्टेज बदल ही नहीं रहा है, तो जेड कंपोनेंट लिखते तो वो 0 की कैप आता। ये हमने लॉजिकली किया। हालांकि हम प्योर मैथमेटिक्स से कर सकते थे, क्योंकि जरा ये इक्विपोटेंशियल लाइंस देखें तो ये इक्विपोटेंशियल लाइंस पैरेलल हैं। तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, y इज इक्वल टू -1037 x mx प्लस सी है, 4y माइनस 3x इक्वल टू सी प्लस 3x इक्वल टू सी। ये हमारी फैमिली हो गई, और सी की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। सी की वैल्यू आपको वेरीफाई करनी है, तो ओरिजिन पे 4 है, 0 0 पे हमारा वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट है। तो C -4 + 4 ऐसा बन जाएगा। तो वोल्टेज का फंक्शन हो जाएगा, हालांकि जरूरत नहीं है, ये वोल्टेज का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा काम फैमिली से ही चल जाएगा इसमें, क्योंकि अब आप डेरिवेटिव जब करोगे तो 4 तो वैसे ही मर जाएगा। तो अगर मैं यही लिखा रहने देता तो वोल्टेज का फंक्शन कुछ 4y + 3x + सम कांस्टेंट, ये वोल्टेज का फंक्शन है। ये फैमिली लिख ली हमने, फैमिली के अकॉर्डिंग वोल्टेज का फंक्शन लिख लिया। तो डेल v/del x आई कैप, डेल v/del y जे कैप, नेगेटिव ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, x के रिस्पेक्ट में कितना आया, 3 आई कैप, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो -4 जे कैप। लेकिन ये आंसर तो कुछ और आ गया, जबकि हमारा आंसर कुछ और आना चाहिए। ठीक है, वजह ये है कि x और y में इनकी अपनी कुछ यूनिट है, x और y की अपनी कुछ यूनिट रही होगी, और हमारा तो यूनिट पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, x सेंटीमीटर है, मीटर है, किसको हमने 1 यूनिट माना, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हमारे कैलकुलेशन में। रियलिटी ये है कि इससे हमें डायरेक्शन मिली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब तक हम असली फंक्शन नहीं लिखेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं निकलेगा। तो वोल्टेज का एक्चुअल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अब देखिए एक गड़बड़ तो यहां दिख रही है कि आंसर मैच नहीं कर रहा है। दूसरी और समस्या देखो कि ये बताओ मैं क्यों मानूं कि ऐसा था, हो सकता है मैं 2y + 1.5x = c ले लूं। तो यहां पे जब मैं डिफरेंशिएट करता तो -2i कैप माइनस कुछ और बनता, -1.5i कैप और 2j कैप बनता। इसी को मैं 8y + 6x = कांस्टेंट लाइन, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, फैमिली तो वही बनेगी।
तो दिक्कत क्या हो रही है कि यहां हम फैमिली लिख रहे हैं, ये मैथमेटिकल टर्म है, ये वोल्टेज का फंक्शन नहीं लिखा है। वोल्टेज का फंक्शन तो दरअसल कैसा आएगा, वोल्टेज का फंक्शन तो कुछ ऐसा आएगा, 4y प्लस 3x का अल्फा टाइम्स प्लस बीटा, ऐसा आएगा। क्योंकि इसकी भी लाइंस बनाते तो भी ऐसी बनती। तो वोल्टेज का फंक्शन कुछ इस तरह है। अल्फा और बीटा कैसे मिलेंगे, तो वो हमें छापना पड़ेगा। कैसे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ओरिजिन पे वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट। अब x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 0 पे वोल्टेज कितना है -2। तो पहली इक्वेशन रखी तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब दूसरी इक्वेशन रखी, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, y की वैल्यू 0, तो v की वैल्यू है -2 अल्फा, x की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 4 सेंटीमीटर को SI यूनिट 4/100 प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फा की वैल्यू 6 इंटू यहां से लिख देता हूं, -6 इज इक्वल टू 12 अल्फा बाय 100। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 600/12 -50। अब ये SI यूनिट में चल रहा है। अल्फा की वैल्यू -50 मतलब वोल्टेज क्या आया -50 4y प्लस 3x प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, -150x -200y प्लस 4, ये वोल्टेज है। अब डेल v बाय डेल x आई कैप, डेल v बाय डेल y जे कैप माइनस। अब निकालो x के रिस्पेक्ट में +150 प्लस 200। तो एक छोटी सी दिक्कत आपको समझ में आई होगी कि आप सीधे इस कर्व से आपको वोल्टेज दिए थे, आप सीधे सीधे वोल्टेज का फंक्शन नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि आपको सिर्फ यह पता था इन लाइन का स्लोप कितना है। तो फैमिली इस तरह की है, लेकिन मैं यहां 4y प्लस 3x की जगह 8y प्लस 6x भी लिख सकता था, वैसे भी लिख सकता था। तो वोल्टेज लिखने के इस तरह तरीके हो गए। तो हमने ऐसा लिखा और पैरामीटर देख लिया। क्यों? क्योंकि वोल्टेज में हमें सिर्फ इतना पता था कि इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, तो ये वाला तरीका मुश्किल था। पिछले वाले तरीके को फील करने की कोशिश करिए कि वोल्टेज ऐसे ही घट रहा है, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम वोल्टेज घटा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर आप उस डायरेक्शन में करते हो तो आपको सीधे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अदरवाइज इंडिविजुअल x, इंडिविजुअल y, इंडिविजुअल z, तीनों कंपोनेंट आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये लगभग कुछ ऐसा है जो मैं कह रहा हूं, एक इंक्लाइन प्लेन पे इस डायरेक्शन में जाओगे तो जी साइन थीटा आएगा, जी साइन थीटा, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है। मैक्सिमम स्लोप में जा रहे हो तो पूरी ग्रेविटी मिल रही है। लेकिन अगर आप इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ दो, जैसे इसको भी आपने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, ये एंगल अल्फा आया, तो यहां जो जी इफेक्टिव फील होगा दैट विल बी जी साइन थीटा का कॉस अल्फा। यहां जो जी इफेक्टिव फील होगा जी साइन थीटा का साइन अल्फा। मैक्सिमम स्लोप की डायरेक्शन में पूरा जी साइन थीटा है, किसी और डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट है। जैसे कि इस डायरेक्शन में पूरी ग्रेविटी है, लेकिन इस ग्रेविटी का इफेक्ट यहां पे जी कॉस अल्फा है, यहां पे जी साइन अल्फा है। तो रिजल्टेंट जहां आ रहा है उस डायरेक्शन में पूरा आएगा, किसी और डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट फील होंगे। यही वजह थी कि हम जब इस डायरेक्शन में निकाल रहे थे तो एक कंपोनेंट मिला, इसमें एक मिला 150 आई कैप 200 जे कैप, लेकिन जब रिजल्टेंट में निकाला तो पूरा 150 आई कैप प्लस 200 जे कैप का मैग्नीट्यूड मिल गया था। तो ध्यान दीजिए, या तो रिजल्टेंट में मूव करो या इंडिविजुअली एक्स वाई जेड में मूव करो और सभी कंपोनेंट निकाल के जोड़ दो। चलिए 4 क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन में वोल्टेज का फंक्शन दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकालना है। फिर फोर्स ऑन -10 माइक्रोकूलम कैप्ट एट 1,1,2 और थर्ड में पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन 2 में वोल्टेज का आर के साथ वेरिएशन दे रखा है। आर कोई डायरेक्शन है, सेंटीमीटर में है, वोल्टेज वोल्ट्स में है,
ग्राफ बना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। और सेकेंड पार्ट है वर्क डन इन मूविंग -3 माइक्रोकूलम स्लोली फ्रॉम r इक्वल टू 2 टू r इक्वल टू 8। कुछ ना लिखा हो मतलब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। ये नहीं लिखा कि वर्क डन किसने किया, तो कुछ नहीं लिखा तो एक्सटर्नल एजेंट मानिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग दिस फ्रॉम दिस टू दिस। क्वेश्चन नंबर 3 में ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखी हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, प्रॉपर वेक्टर ढूंढना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में ये सभी पैरेलल लाइंस हैं, इक्वी स्पेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। आपको फंक्शन नहीं निकालना है, आपको सिर्फ एरो बताने हैं कि लगभग कैसे होंगे। यहां सर्कुलर है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, इस तरह का। अगला बनाया नहीं, लेकिन मैं बना सकता हूं। यहां पे मैंने मान लो ले लिया 80 वोल्ट। ये बराबर डिस्टेंस पे सर्कल है और ये वोल्टेज ऐसा है। बी में -3 वोल्ट, -2 वोल्ट, 0 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, इस तरह की ये सरफेसेस हैं। रफली इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फील्ड कैसा बनेगा, रफ, वो बनाना है। तो ट्राई करिए, हो जाए तो फिर वापस आइए। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा दिख रहा है, क्योंकि आपको सीधे डेरिवेटिव करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव ऑफ, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते तो कितना बनता, 4xy। y के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करते तो y के रिस्पेक्ट में बनता x के रिस्पेक्ट में गलत लिखा है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते x के रिस्पेक्ट में तो ये बनता 2y स्क्वायर i कैप। y के रिस्पेक्ट में करते 4xy j कैप। z के रिस्पेक्ट में सिर्फ यही होगा, ओवरऑल एक नेगेटिव में बाहर ले चुका हूं, 4k कैप। ये पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में 2y स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में 4xy, z के रिस्पेक्ट में 4k कैप। फोर्स निकालना है तो फोर्स तो बिल्कुल आसान सा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q कितना है, -10 माइक्रो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 112। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो इस माइनस से ये माइनस काट दूं तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 2i कैप, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 4j कैप, -8k कैप, ठीक है। तो चाहे तो 2 और बाहर निकाल लो, 20 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप -4k कैप माइक्रो न्यूटन। मॉड लिखना था फोर्स, तो 20 इंटू 16 और 4 20, √21 माइक्रो न्यूटन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू वोल्टेज। Q दे रखा है -10 माइक्रो, 112 पे वोल्टेज, सीधे इसमें ही तो छापना है, यही तो वोल्टेज है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, -6 प्लस 60 माइक्रो जूल। तो फर्स्ट पार्ट तो सीधे फॉर्मूले फील कराने के लिए था। क्वेश्चन 2 में ये भी जरा सोचिए, वोल्टेज अगर फंक्शन ऑफ r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी -del v बाय del r, r यूनिट वेक्टर। तो इसका स्लोप का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ध्यान दीजिए स्लोप का नेगेटिव। उसके पहले मैं थर्ड कर देता हूं सो दैट जगह खाली हो जाए। वर्क डन इन मूविंग -3 माइक्रोकूलम फ्रॉम r इक्वल टू 2 टू r इक्वल टू 8। तो r इक्वल टू 2 पे वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट। r इक्वल टू 8 पे वोल्टेज कितना है, ये। और शायद ये समझ पा रहे होगे ये -2 वोल्ट है। सिमिलर ट्रायंगल, 3 लेंथ पे 3 वोल्ट, 2 लेंथ पे 2 वोल्ट, तो इस पे -2 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहां इनिशियल एनर्जी चार्ज Q इंटू वोल्टेज -9 माइक्रोजूल, फाइनल एनर्जी चार्ज Q इंटू वोल्टेज 6 माइक्रोजूल। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया 15 माइक्रोजूल। यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, 15 माइक्रोजूल। चलो, तो ये कुछ और नहीं, दोनों जगह वोल्टेज, ग्राफ से वोल्टेज ढूंढ लिए, r इक्वल टू 2 पे, r इक्वल टू 8 पे, दोनों जगह एनर्जी मिल गई, डिफरेंस ले लिया। सेकेंड पार्ट में
हमें ध्यान दीजिए क्या बनाना है, स्लोप का नेगेटिव। ये मैंने लिया तो मैं पॉइंट ले लेता हूं, ये 2, 5, 7, 10, 11। 0 से 2 के बीच में स्लोप कितना है? 0 से 2 के बीच में यहां स्लोप है 3/2, हाइट 3 है, बेस 2 है, 3/2, तो स्लोप आया 3/2 प्लस का, मतलब 1.5 प्लस का। एक्चुअली वो 150 है क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो -2, ये 150 आया। स्लोप प्लस 150 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा तो -150 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, आपकी मर्जी। यहां पे स्लोप नॉट डिफाइंड है, शार्प कॉर्नर है, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप 3 वोल्ट बाय 3 मीटर, 1 यूनिट, 1 एक्चुअली 100 है और स्लोप नेगेटिव है, यहां स्लोप -100 है या -1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, इसी को -100 वोल्ट पर मीटर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोप का नेगेटिव है तो यहां आ गया 100। कहां तक? 7 तक, सेम स्ट्रेट लाइन है। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर एक ही चीज है। 7 से 10 तक स्लोप 0 है, 10 से लेके 11 1 यूनिट पे इसका स्लोप पॉजिटिव है और कितना? 2 वोल्ट बाय 1, 2 मतलब 200, लेकिन नेगेटिव। इसका स्लोप पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव और कितना? -200 न्यूटन पर कूलम। तो ये अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना इधर 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 इधर, हर जगह शार्प कॉर्नर पे नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्लोप ही नॉट डिफाइंड है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? चूंकि ये इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस है और हर 2 पे जाने पे बराबर चेंज आ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होगा। और किस तरफ होगा? जिस तरफ वोल्टेज कम हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, जिस तरफ वोल्टेज कम हो रहा है। अब बस मैग्नीट्यूड और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो बड़ा आसान, आप इस सरफेस और इस सरफेस को चेक करिए। ये था हमारा मान लो 30 वोल्ट, ये था हमारा 20 वोल्ट, ये 0 था, ये 2 था, तो ये लेंथ हमारी 2 है। लेकिन हम इस लेंथ में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें ये लेंथ चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में कितना चेंज है? 2 का sin 60 √3। तो डेल्टा V बाय डेल्टा R ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मॉड। तो डेल्टा V 20 - 10, 10 का चेंज आया √3 सेंटीमीटर पे, 1000/3 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। लेकिन यूनिट वेक्टर लिखना है तो E वेक्टर आया 1000/√3 और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर -√3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया। ऑब्वियसली आप ऐसे भी कर सकते थे, ये कंपोनेंट अलग निकालो, ये अलग निकालो, आप खुद से करके देख लेना, दोनों कंपोनेंट को जोड़ना, आंसर आपका सही आना चाहिए। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में एक्चुअल हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि हमें फंक्शन ही गिवन नहीं है, लेकिन हम एक अंदाजा तो लगा सकते हैं। देखिए ये 10 वोल्ट, ये कितना? 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, सर्कल 80 वोल्ट, और ये हमारे कांस्टेंट वोल्टेज वाली लाइन है और ग्रेडियंट इज परपेंडिकुलर टू आइसो वोल्टेज लाइन या इक्विपोटेंशियल लाइन। और ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइंस। लेकिन परपेंडिकुलर इन पे तो बड़ा आसान है कि परपेंडिकुलर तो ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे। कौन सा? चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो जिस तरफ वोल्टेज गिर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाने पे वोल्टेज कम हो रहा है। कलर बदल देता हूं। ये हमारी वेक्टर फील्ड है। लेकिन अब जरा देखिए, यहां 10 वोल्ट का चेंज आया, यहां 20 का आया, यहां 40 का आया,
तो चेंज ऊपर जाने पे बढ़ रहा है, मतलब ये एरो यहां ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो ओवरऑल एरो कुछ ऐसे बने, अंदर जा रहे हैं तो छोटे हो रहे हैं, रेडियल हैं, और ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थी। अब बोर हो गया मैं बनाते बनाते। चलो सेकंड में, तो ये इस तरह रेडियल बनेंगे। सेकंड में फंक्शन भले ना पता हो, लेकिन हम रफ आइडिया लगा सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर बनेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, हाँ, या एरो ऊपर आएगा या नीचे, लेकिन वोल्टेज इधर जाने पे घट रहा है, तो एरो बनेंगे जैसे हम इस पे बनाते ये। अब इस पे बनाते तो यहां जाने पे जरा देखिए, यहां 1 वोल्ट का चेंज आया, यहां इन दो के बीच में 2 वोल्ट का चेंज, 4 वोल्ट का चेंज, 6 वोल्ट का चेंज, मतलब चेंज इन वोल्टेज जल्दी जल्दी हो रहा है। इसका मतलब ग्रेडियंट बढ़ रहा है, मतलब dV बाय dr का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब यहां कुछ बड़े वेक्टर आएंगे, और बड़े वेक्टर रहेंगे तो इनके परपेंडिकुलर ही, मतलब इसकी अगली सरफेस में यहां बनाता हूं, ये कुछ ऐसे, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, कर्व दिया होता तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ही निकाल देते, लेकिन फिलहाल हम अंदाज लगा पा रहे हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा तेजी से गिर रहा है। तो कहा जाए तो अभी तक जितना भी डिस्कशन सो फार है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, E माइनस डेल V बाय डेल R है। सॉरी, V स्केलर है, और ये इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो जहां वोल्टेज गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा, और जहां वोल्टेज सबसे तेजी से गिरेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन है। क्लियर? तो अब हम अंदाज लगा पा रहे हैं, जैसे इसमें देख के कि इसकी फील्ड लाइन रफली कैसी है या इसकी फील्ड लाइन रफली कैसी है। इवन फील्ड लाइन दी होगी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जैसे फील्ड लाइन ये दी होती, अब हम इक्विपोटेंशियल बनाते, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, तो इसका उल्टा भी ट्रू है, पोटेंशियल वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगी हर जगह, और परपेंडिकुलर तो होंगी, और V1 V2 V3 में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाने पे वोल्टेज गिरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाने पे वोल्टेज गिरेगा। तो देखिए वोल्टेज की लाइंस परपेंडिकुलर हैं, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है उसके परपेंडिकुलर है और उस डायरेक्शन में गिर रहा है। तो बस कहा जाए तो हम सिर्फ एक ही चीज सीखें, बाकी तो हमें पहले से आता था पार्शियल डेरिवेटिव करना और रिमेनिंग चीजें। टीसीटी में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको प्रॉपर इत्मीनान से समझिए। इनिशियली कंफ्यूजन होता है, नए टर्म आते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पोटेंशियल डिफरेंस में फाइनल में इनिशियल घटाएंगे, इतनी सारी चीजें, ग्रेडियंट नया टर्म आ गया। इत्मीनान से सोचोगे ना, बहुत ही कॉमन सेंस लगेगी और गिनी चुनी चीजें ही यूज हो रही हैं, जैसे कहा जाए तो सिर्फ ये। ठीक है, दिक्कत आए वीडियो को फिर से देखिए और कोशिश करिए खुद से चीजों को कॉमन सेंस बना लें। बुक्स आपकी ज्यादा मदद नहीं करेंगी इसमें, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा।